नमस्कार बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं आगे जो कल के वीडियो के आगे जो पढ़ना है वो आज हम लोग देखेंगे। अभी देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा था यही चीज़ कि हमारे शरीर में जो भी वृद्धि होती है, टूटी फूटी कोशिका की मरम्मत होती है, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? ऊर्जा की ज़रूरत है। ऊर्जा की ज़रूरत है और ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं? पोषण करते हैं। और पोषण में हम क्या करते हैं? पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा था, भोजन टूट रहा था और ऊर्जा हमें मिल रही थी, यह भी मैंने बता दिया था। फिर आगे बताया था कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, कोशिका के बाहर यह क्या होता है? यह क्या है? कोशिका द्रव्य। यह कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिला के क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यही पढ़ा था कि यह कोशिका द्रव्य हो गया, यह केंद्रक द्रव्य हो गया, और दोनों को मिला दिया तो एक जीव का द्रव्य हो गया, एक जीव के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य हो गया। और यह जो जीव द्रव्य होता है, यह जीव द्रव्य होता है, इसी के अंदर आपने देखा था कि डीएनए और आरएनए पाया जाता है। जीव द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। केंद्रक के अंदर डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, और दोनों ये न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल इसे बोला जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? और आरएनए का? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए जीव द्रव्य में न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। आरएनए जहाँ रहता है प्रोटीन का संश्लेषण भी करवाने में मदद करता है हल्का फुल्का। तो न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन रहता है जीव द्रव्य में। समझ में आया? तो जीव द्रव्य में न्यूक्लिक एसिड भी रहता है और क्या रहता है? प्रोटीन भी रहता है। तो दोनों पाया जाता है, इसीलिए दोनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जीव द्रव्य का निर्माण कैसे होता है? तो न्यूक्लियो प्रोटीन के अणु से होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का एक अणु हो गया, और प्लस अन्य भी अणु होते होंगे इसके अलावा, अन्य तत्वों के अणु। तो अन्य तत्वों के अणु भी रहते हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला? न्यूक्लियो प्रोटीन के अणु भी पाए जाते हैं इसमें, और अन्य तत्वों के अणु भी पाए जाते हैं जीव द्रव्य में। तो इतना आप समझदार है। अगर न्यूक्लियो प्रोटीन कहेगा इसका मतलब न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन, तब न्यूक्लियो प्रोटीन बनता है। और यानी कि जीव द्रव्य किससे बना होता है? अगर पूछेगा जीव द्रव्य किससे बना होता है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के अणु से और किस अन्य तत्वों के अणु से, बहुत सारे अणु होंगे, सबसे मिलके क्या बनता है? जीव द्रव्य का निर्माण होता है। ठीक है, जो आरएनए है वो आरएनए का आविष्कार फ्रेडरिक मिचर ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक मिचर भी कहीं लिखता है, फ्रेडरिक मिचर। इसका खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिचर। आरएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिचर। आरएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मिचर। जो भी पॉइंट अगर छूटा होगा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ अभी। आरएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिचर। और डीएनए का खोज जो किया था वह वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक। देखते रहिएगा, वाटसन और क्रिक ने खोज किया था डीएनए का। तो डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। और आरएनए का 1868 में फ्रेडरिक मिचर ने आरएनए का खोज किया था। फ्रेडरिक मिचर ने किसका खोज किया था? आरएनए। और वाटसन और क्रिक ने किसका खोज किया था? डीएनए का। तो डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। यह जीव द्रव्य में पाया जाता है, और जीव द्रव्य में भी कौन से द्रव्य में? केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य के अंदर ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, यानी दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लिक अम्ल।
और जो जीव द्रव्य होता है वह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिला होता है, यानी न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है और अन्य तत्वों के अणु से मिलकर बना होता है। यहाँ तक जो भी पॉइंट था मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, जैव प्रक्रम के बारे में हमने पढ़ा था कि वह सारी क्रिया जिसमें जीव का अनुरक्षण होता है, जीव का मेंटेनेंस होता है, वह क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम के बारे में बताया था। जो भी यूट्यूब के बच्चे हैं, अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं, तो जो भी हम बोल रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो जैव प्रक्रम वह सारी क्रिया जिसके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है, वह जैव प्रक्रम कहलाता है। आगे देखिए, श्वसन में क्या हो रहा था? जो भी भोजन था, मैं ये सब बता चुका हूँ, रिवीजन क्लास में ले रहा हूँ अभी। जो भी भोजन था वह ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऊर्जा दे रहा था। जो भी भोजन था ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या दे रहा था? ऊर्जा। और ऑक्सीजन के साथ मिलना केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया था, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? कौन सी अभिक्रिया? और ऑक्सीकरण का एक अन्य नाम क्या कौन सा है? उपचयन। तो उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। उपचयन भी होता है और क्या होता है? अपचयन भी होता है। उपचयन और अपचयन। उपचयन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीकरण, और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन यानी कि अवकरण। समझ में आ गया? उपचयन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण, और अपचयन को क्या बोलते हैं? अवकरण। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन ऊर्जा देता है तो किस अभिक्रिया के बाद? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बाद और अवकरण अभिक्रिया के बाद, ठीक है। ऑक्सीकरण और अवकरण के बाद क्या देता है? ऊर्जा देता है। समझ में आ गया? अब देखिए, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया हुआ, फिर दिया ऊर्जा। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। फिर आगे देखिए कि जीव में जो जीव होता है वह एक कोशिका वाला भी जीव होता है और बहुत सारे कोशिका वाले भी जीव होते हैं। एक कोशिका जीव का नाम बताइए। हाँ, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, डाइटम, स्टार जेली, यह सब क्या हो गया? एक कोशिकीय जीव है। और बहुकोशिकीय जीव में मनुष्य आ गया, जो भी जानवर आ गए, पक्षी आ गए, यह सब क्या आ गए? बहुकोशिकीय। यानी कि हमारा जो शरीर है बहुत सारे कोशिका से बना हुआ है, बहुत सारे कोशिका से बना हुआ है। तो जब एक से अधिक कोशिका है तो उसे हम बहुकोशिकीय बोलेंगे, और जब एक कोशिका है तो उसे क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय है, ठीक है। जो भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो पहला वीडियो ज़रूर देखें, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। फिर आगे देखें कि एक कोशिकीय जीव में जो भी पोषण हो रहा है, श्वसन हो रहा है, वह किस क्रिया के द्वारा होता है? विसरण क्रिया के द्वारा, ठीक है। उत्सर्जन भी किस क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा। यहाँ तक सब क्लियर हो गया था। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो होता है कॉलेर्पा टॉक्सीफाइला होता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जो जीव होता है वह क्या होता है? कॉलेर्पा टॉक्सीफाइला। कॉलेर्पा टॉक्सीफाइला, कॉलेर्पा टॉक्सीफाइला, कॉलेर्पा टॉक्सीफाइला। मैं पहले के वीडियो में आपको बता चुका था कि मैं अभी आपको धीरे धीरे बेसिक बता रहा हूं ताकि समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर असली क्लास में हम लोग चलेंगे। अब देखते रहिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव तो होता है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कॉलेर्पा टॉक्सीफाइला। यह 6 से 12 इंच तक होता है। 6 से 12 इंच तक लंबा होता है इसका आकार। इसका आकार कितना होता है? 6 से 12 इंच तक। यह एक प्रकार का शैवाल है, इंग्लिश में से अलगी बोलते हैं। यह एक प्रकार का क्या है? शैवाल है। कॉलेर्पा टॉक्सीफाइला एक प्रकार का शैवाल है। इसकी लंबाई जो होती है 6 से 12 इंच तक होती है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा हो गया? कॉलेर्पा टॉक्सीफाइला। अगर आपसे पूछेगा कि भोजन ऊर्जा का निर्माण करता है किस अभिक्रिया के बाद? उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बाद जीव द्रव्य का निर्माण न्यूक्लियो प्रोटीन के अणु और अन्य तत्वों के अणु से होता है। जीव द्रव्य का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन के अणु से और अन्य तत्वों के अणु से मिलकर बना होता है। आरएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। और डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन और
क्रिक ने। यहाँ तक कोशिका सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जो भी नोट्स में है मैं देख रहा हूँ कि एक भी पॉइंट न छूटे, इसीलिए नोट्स में देख रहा हूँ अच्छे से कि नोट्स में से जो भी एक पॉइंट छूटा हुआ है मैं सब रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो कोशिका क्या होती है? सब जीव की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। रचनात्मक मतलब पूरे शरीर की रचना कोशिका से हुई है, और क्रियात्मक मतलब जो भी कार्य होता है, जो भी क्रिया होती है कोशिका के अंदर ही होती है। श्वसन का कार्य कोशिका के अंदर, भोजन से ऊर्जा का निर्माण कोशिका के अंदर, जो भी काम होता है किसके अंदर होता है? कोशिका के अंदर ही होता है। इसीलिए कोशिका को रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। ठीक है, अभी आप नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, पोषण जो होता है, मैंने बताया था कि पोषण दो प्रकार से होता है, एक स्वपोषण, एक परपोषण। स्वपोषण और परपोषण, स्वपोषण और परपोषण। पोषण दो प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में मैंने बताया था कि स्वपोषण में कौन आते हैं? हरे पौधे जो खुद अपना भोजन ग्रहण करते हैं। स्वपोषण वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव जो होता है खुद अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषण। तो हरे पौधे जो होते हैं यह कौन सा प्रक्रिया करते हैं? स्वपोषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, और परपोषण में जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जैसे हम लोग, अगर गेहूं होगा तब हम लोग खाएंगे, तो हम दूसरे पर आश्रित है, यानी कि हम लोग परपोषण करते हैं। पर मतलब दूसरा होता है। ठीक है, स्वपोषण के बारे में अच्छे से डिटेल से अभी पढ़ेंगे। अभी देखिए, स्वपोषण में एक चीज़ बता दूं कि स्वपोषण में क्या होता है कि आपको पता है कि हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, फिर पृथ्वी से जल लेते हैं, और फिर भोजन बनाते हैं, क्या? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतना हमने बताया था। अब देखिए, तो स्वपोषण में जो भोजन होता है वह पहले क्या था? सरल भोजन था, छोटा छोटा भोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड अलग था, जल अलग था, और मिल करके एक बड़ा सा जटिल भोजन बना। और सरल से कैसा भोजन बना? जटिल भोजन बना। जटिल मतलब इसके अपेक्षा थोड़ा मजबूत था। तो सरल के अपेक्षा जटिल भोजन बनाते हैं स्वपोषण में। स्वपोषण में क्या होता है? सरल भोजन से क्या बनता है? जटिल भोजन। सरल भोजन से क्या बनता है? जटिल भोजन। पहले सरल भोजन रहता है, या सरल अकार्बनिक पदार्थ। सरल क्या रहता है? अकार्बनिक पदार्थ। पहले सरल अकार्बनिक पदार्थ से बनता है जटिल कार्बनिक पदार्थ। जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहले जो था पदार्थ वह अकार्बनिक पदार्थ था, जो भी मिल रहा था, और अकार्बनिक से कैसा बन रहा है? कार्बनिक पदार्थ बन रहा है। पहले भोजन सरल था, अब भोजन कैसा हो गया? जटिल। किस में? स्वपोषण में। तो यह क्वेश्चन आता है, स्वपोषण में जो भोजन था पहले, जब अभी पेड़ पौधे भोजन ग्रहण नहीं किए रहते हैं, जो अभिकारक के रूप में भाग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में, वह सरल भोजन कहलाते हैं कि जटिल भोजन? सरल भोजन। और अकार्बनिक कहलाते हैं कार्बनिक? अकार्बनिक। ठीक है, और जटिल भोजन जो हो जाता है वह क्या कहलाता है? कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। अब परपोषण में देख लीजिए, यह एक एक नंबर का फैक्ट है, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी पॉइंट ना छूटे। परपोषण में देख लीजिए, परपोषण में जो हो रहा है, यह हम लोग भोजन जो करते हैं पहले से जटिल भोजन करते हैं। कैसा भोजन करते हैं? और जटिल भोजन जाके टूटता है, टूट करके सरल भोजन में विभक्त होता है, तो हम लोग जटिल भोजन करते हैं। अगर पूछेगा कि परपोषण वाले प्राणी जो होते हैं, जो परपोषण करते हैं, वह कैसा भोजन ग्रहण करते हैं? जटिल भोजन। और जटिल से कैसा भोजन हो जाता है? सरल भोजन। ये लिख लीजिएगा आगे, भोजन जटिल भोजन से सरल भोजन में। समझ में आया? और जटिल भोजन से सरल भोजन में विभक्त हो जाता है। अगर पूछेगा कि पहले क्या था? कार्बनिक ही भोजन था, हम लोग जो भी ग्रहण करते हैं कैसा था? कार्बनिक भोजन था। और जो टूटता है उसके बाद भी क्या बनता है? कार्बनिक ही बनता है। टूटने के बाद भी क्या बनता है? कार्बनिक भोजन। तो देखिए, कार्बनिक पदार्थ था पहले,
जो जटिल भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वह कौन सा पदार्थ होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। जिसमें कार्बन होता है उसे कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं होता है उसमें अकार्बनिक पदार्थ। वायुमंडल में जितने भी वस्तु है अधिकतर 90% के करीब कार्बन उसमें मौजूद रहता है। इसीलिए हम लोग जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें कार्बन की मात्रा होती है, तो वह कार्बनिक पदार्थ हो गया। जाके टूट रहा है तो फिर क्या बन रहा है? कार्बनिक ही पदार्थ बन रहा है। तो इतना कम से कम याद रखिएगा। अब बताइए, पर पोषण में जीव सरल से जटिल की जटिल से सरल? जटिल से सरल। जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वह जटिल है, ठीक है। उसके बाद भोजन टूटता है तो सरल होता है, यानी सरल मतलब छोटा छोटा विभक्त होता है। तो हम लोग जटिल से सरल की तरफ जाते हैं भोजन में, और कार्बनिक से कार्बनिक ही रहता है। और पेड़ पौधे पहले छोटा छोटा चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, छोटा छोटा यानी सरल भोजन ग्रहण किए और मिला करके ग्लूकोज यानी एक जटिल भोजन का निर्माण कर लिए। तो सरल से जटिल की तरफ पेड़ पौधे बढ़ते हैं और अकार्बनिक से कार्बनिक की तरफ बढ़ते हैं स्वपोषण में। इतना मैंने बता दिया, यह सब बच्चे लिख चुके हैं। अब आगे देखिए, स्वपोषण जो होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर परपोषण के बारे में पढ़ेंगे। ये पहले नोट कीजिए। अब देखिए स्वपोषण और परपोषण में, तो स्वपोषण में भोजन सरल से जटिल की तरफ जाता है और अकार्बनिक से कार्बनिक की तरफ, और इसमें जटिल से सरल की तरफ और कार्बनिक से कार्बनिक अणु की तरफ जाता है, ठीक है। अब देखिए स्वपोषण के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वपोषण कौन करता है? हरे पौधे। स्वपोषण कौन करता है? वे पौधे जिनमें क्लोरोफिल रहता है वे स्वपोषण करते हैं, ठीक है। जिनमें क्लोरोफिल रहता है वो क्या करते हैं? स्वपोषण करता है। क्लोरोफिल का अनेक भाग भी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पौधे हरे नहीं रहते हैं वह भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो क्लोरोफिल अनेक प्रकार का होता है, बस क्लोरोफिल एक नाम है। क्लोरोफिल 4 प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फिर जेंथोफिल, फिर कैरोटीन। तो 4 प्रकार का क्लोरोफिल होता है, सभी को मिला के क्लोरोफिल बोल दिया जाता है। समझ में आया? तो क्लोरोफिल के बारे में हम लोग अच्छे से अभी देखेंगे। देखिए, तो स्वपोषण कौन करता है? हरे पौधे, पेड़ पौधे करते हैं स्वपोषण। और पेड़ पौधे क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग और अंगक और प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल को बोला जाता है। तो वही क्लोरोफिल के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जैसे हरे पौधे हो गया, तो हरा पौधा में जो पत्ती होती होगी, जो पत्ती होती होगी, पत्ती के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट पहले पाया जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो इस अंदर वाले क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे पहले अच्छे से, क्योंकि क्लोरोफिल है तभी भोजन कर रहा है। फिगर ले वालो हो, बोड़ा वाले वालो टंग के जले बिकी बोल ले। अब क्लोरोफिल, अब देखिए क्लोरोफिल को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। सिंथेटिक पिगमेंट भी बोलते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने वाला वर्णक जो होता है वह क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इंग्लिश में इसे बोला जाता है। फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण के बारे में बोला जा रहा है, पिगमेंट वर्णक को बोला जा रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाला वर्णक कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल 4 प्रकार का होता है। पहले बता दें कि पत्ती में क्लोरोफिल होता कहाँ पे है। यह देखिए, यह पत्ती की संरचना है, और पत्ती की संरचना हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हर अंग में कोशिका पाई जाती है, तो पेड़ के चारों ओर हर अंग में कोशिका पाई जाती होगी, तो पत्ती में भी कोशिका पाई जाती है। तो पत्ती का यह संरचना है। अब एक पत्ती आपको दिखा रहे हैं, फिर इमेजिन कर रहे हैं। देखिए, जैसे यह पत्ती है, ठीक है। अब यह पत्ती जो है, अगर इस पत्ती को ध्यान से देखिएगा, इस पत्ती का ऊपरी सतह है, एक पत्ती का ऊपरी सतह है और पत्ती का निचला सतह है। 2 सतह है, ऊपरी सतह और निचली सतह। अगर इस सतह को, दोनों सतह को, अगर यह बढ़ने वाला रहता, दोनों सतह को ऊपर खींचा जाता, तो ऊपरी सतह ऊपर आ जाता
और निचली सतह नीचे चला जाता। तो समझ जाइए पत्ती को मैंने खींच दिया है, ऊपरी सतह यहाँ आ गया है और निचली सतह यहाँ आ गया है, तो इसके बीच में भी जगह होगा, तो बीच में जो जगह होगा यह सब कोशिका है। अब देखिए पत्ती का जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सतह में सबसे ऊपरी हम लोग के सबसे बाहरी परत में कौन सी कोशिका होती थी? एपिडर्मल की कोशिका, एपिडर्मिस की कोशिका होती थी ना। तो पत्ती में भी सबसे बाहरी कोशिका कौन सी है? एपिडर्मिस की कोशिका। देखिए सबसे बाहरी एपिडर्मिस और सबसे नीचे भी, क्योंकि सबसे बाहर यह ऊपर, सबसे बाहर ऊपर भी हो गया, सबसे बाहर नीचे भी हो गया, तो सबसे बाहर कोई कोशिका होगी तो कौन सी कोशिका होगी? एपिडर्मिस की कोशिका। तो यह ऊपरी वाला एपिडर्मिस है, यह निचला वाला एपिडर्मिस है, तो इसे निचला एपिडर्मिस लिखा गया है, इसे क्या लिखा गया है? एपिडर्मिस, ऊपरी भाग का एपिडर्मिस। ठीक समझ में आ गया। अब इसके ऊपर अगर कोई मान लीजिए कि यह कोशिका सब है, अगर कोशिका के ऊपर से बांधा नहीं जाए तो कोशिका सब निकल जाएगी। तो कोशिका के ऊपर एक बांधने वाली परत होती है जो इसको कोशिका को अंदर दबा के रखती है। इस परत को हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। तो एपिडर्मिस के ऊपर जो परत पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस के ऊपर कौन सी परत होती है? क्यूटिकल की परत होती है। क्यूटिकल से जस्ट नीचे कौन सी कोशिका होती है? एपिडर्मिस की कोशिका। एपिडर्मिस के नीचे कौन सी कोशिका? पैलिसेड पैरेन्काइमा। देखिए एपिडर्मिस दो हो गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। पैरेन्काइमा दो हो गया, एक ऊपर वाला फिर एक नीचे वाला। समझ में आ गया? बस दो ही याद करना है, एक एपिडर्मिस एक पैरेन्काइमा, एक एपिडर्मिस एक पैरेन्काइमा, एपिडर्मिस और पैरेन्काइमा। देखिए एपिडर्मिस ऊपर हो गया, उसके नीचे पैरेन्काइमा। एपिडर्मिस यह नीचे हो गया, जस्ट इसके ऊपर क्या हो गया? पैरेन्काइमा। तो इसके बगल में पैरेन्काइमा है ना, तो एपिडर्मिस के जस्ट बगल में कौन सी कोशिका होती है? पैरेन्काइमा को। पैरेन्काइमा, ऊपर वाला पैरेन्काइमा को पैलिसेड बोला जाता है और निचले वाली पैरेन्काइमा को स्पंजी बोला जाता है। ऊपरी वाली को क्या बोला जाता है? पैलिसेड और निचला वाला को स्पंजी। देखिए ध्यान से, आपको इतना नहीं याद करना है, बस पत्ती को समझना है अच्छे से कि पत्ती दो भाग, ऊपरी भाग और एक निचली भाग। पत्ती में बहुत सारी कोशिका होगी, एक एपिडर्मिस की कोशिका होगी और एक पैरेन्काइमा की कोशिका होगी। एपिडर्मिस की कोशिका ऊपर भी पाई जाएगी और नीचे भी, जो एकदम बाहरी सतह है वहाँ एपिडर्मिस की कोशिका पाई जाएगी। बाहरी सतह के जस्ट पहले पैरेन्काइमा पाई जाएगी। ऊपरी वाली को हम लोग पैलिसेड बोलते हैं और नीचे वाला स्पंजी। तो स्पंजी नीचे वाला है ना, तो स्पंजी वाला नीचे है, स्पंजी पैरेन्काइमा नीचे। अब देखिए बीचों बीच जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। देखिए पत्ती का ऊपरी सतह की तरफ क्या है? जाइलम है। पत्ती के ऊपरी सतह की तरफ क्या है? जाइलम। और जाइलम से नीचे फ्लोएम पाया जाता है। तो यह जाइलम है, यह क्या पाया जाता है? फ्लोएम। यह जाइलम और यह फ्लोएम। इतना आपको समझ में आ गया। और बाहर की तरफ स्टोमाटा होता है। देखिए ध्यान से, जो एपिडर्मिस होता है त्वचा, तो त्वचा पे ही हम लोग का छिद्र होता है ताकि जो पसीना बाहर निकलता है छिद्र के माध्यम से, तो पत्ती में भी छिद्र होता है। तो पत्ती में जो छिद्र होता है उसे स्टोमाटा कहते हैं। पत्ती में जो छिद्र होता है उसे क्या बोलते हैं? छिद्र का नाम ही है स्टोमाटा। तो अगर बोला जाएगा कि पत्ती जो होती है गैसों का आदान प्रदान, मतलब गैस किस माध्यम से लेगी? तो छिद्र के माध्यम से, तो उसको बोलते हैं स्टोमाटा। तो स्टोमाटा के माध्यम से वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे कौन से गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसी छेद के द्वारा, यहाँ भी छेद है, यहाँ भी छेद है, बहुत सारे छिद्र पाया जाता है, इसे स्टोमाटा बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्टोमाटा किस कोशिका में पाया जाता है? तो एपिडर्मिस। किस कोशिका में? बाहरी वाली कोशिका में। देखिए यह एपिडर्मिस है ना, तो बाहरी वाला कोशिका में ही स्टोमाटा पाया जाता है। समझ में आ गया? निचला एपिडर्मिस में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है स्टोमाटा, इसलिए नीचे बना दिए हैं स्टोमाटा। इसी स्टोमाटा के द्वारा, यानी इसी छिद्र के द्वारा, जहाँ छेद होगा वहीं से गैस जाएगा, तो यहीं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर, पत्ती के अंदर जाएगा, तो नीचे आपको समझ में आएगा कि एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में बहुत सारा छिद्र है, इसी छिद्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है पत्ती में और इसी छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है। समझ में आया? तो पत्ती के सबसे एपिडर्मिस के ऊपर जो संरचना होती है, जो बांध कर रखती है, उसका क्या नाम है? क्यूटिकल। उसका क्या नाम है? क्यूटिकल के जस्ट नीचे कौन सी कोशिका होती है? तो पत्ती के दोनों तरफ एपिडर्मिस होता होगा, छिद्र जो होता होगा एपिडर्मिस में होता होगा। ठीक है,
और एपिडर्मिस के ऊपर जस्ट क्या है, पैरेन्काइमा। तो दोनों पैरेन्काइमा में जो यह पैरेन्काइमा आप देख रहे हैं, पैलिशेड और स्पंजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इसी में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट इसी में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पत्ती के किस भाग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पैरेन्काइमा में। पत्ती के किस भाग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पैरेन्काइमा। ऊपर वाला को पैलिशेड पैरेन्काइमा, नीचे वाला को स्पंजी पैरेन्काइमा। पैलिशेड पैरेन्काइमा और नीचे वाले को स्पंजी पैरेन्काइमा, और दोनों पैरेन्काइमा में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, जहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो यानी कि क्लोरोफिल इसी के अंदर पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोफिल किस कोशिका के अंदर, पैरेन्काइमा के अंदर। क्लोरोफिल किस कोशिका के अंदर, पैरेन्काइमा के अंदर। समझ में आ गया। तो यह हो गई पत्ती की संरचना आपकी, कि पत्ती की संरचना जो होती है, सबसे बाहर क्यूटिकल की परत, क्यूटिकल के जस्ट नीचे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पैलिशेड पैरेन्काइमा, उसके नीचे बहुत सारी कोशिका होती है, उसी में जाइलम और फ्लोएम होती है। जाइलम ऊपर की तरफ और फ्लोएम नीचे की तरफ। उसके बाद नीचे आने पे फिर से स्पंजी पैरेन्काइमा मिलती है, फिर निचला एपिडर्मिस, और उसी एपिडर्मिस में छिद्र होता है ताकि गैस आ सकता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस। स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, किस कोशिका में, एपिडर्मिस। किस कोशिका में, एपिडर्मिस की कोशिका में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पैरेन्काइमा, स्पंजी और पैलिशेड पैरेन्काइमा में पाया जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अभी क्लोरोफिल के बारे में अभी पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए कि स्वपोषण हरे पौधे करते हैं। हरे पौधे में कौन सा करता है भाग, पत्ती करता है। पत्ती भोजन बनाता है, यानी कि अगर पूछा जाएगा कि रसोई घर किसे कहा जाता है, पत्ती को। समझ में आ गया। यहीं पे भोजन बनता है। क्लोरोफिल में भोजन, क्लोरोफिल भोजन बनाने का काम करता है। और क्लोरोफिल भी सूर्य के प्रकाश की वजह से ही बनता है एक प्रकार से। अगर इसे जब वैज्ञानिक ने इसके बारे में अच्छे से बताया, तो वैज्ञानिक ने यही बताया कि क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश की वजह से ही बनने वाला है। इसीलिए यह सब रंगों को अवशोषित करता है, क्योंकि उसी का भाग होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है 4 प्रकार का होता है। ऐसे क्लोरोफिल को, एक क्लोरोफिल अल्फा होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, अल्फा। एक क्लोरोफिल क्या होता है, बीटा। अल्फा और बीटा जो होता है 3 और 1 के अनुपात में पाए जाते हैं। ऐसे दोनों को देखा जाए तो क्लोरोफिल जो होता है अल्फा और बीटा के रूप में होता है। क्लोरोफिल अल्फा और बीटा को आगे इसी में जेंथोफिल और कैरोटीन लिख दिया जाता है। लेकिन मुख्यतः क्लोरोफिल को 2 भाग में बोला जाता है, क्लोरोफिल अल्फा और क्लोरोफिल बीटा। क्लोरोफिल अल्फा को क्लोरोफिल ए भी बोला जाता है। क्लोरोफिल क्या बोला जाता है, ए। और इसे क्लोरोफिल बी भी बोला जाता है। समझ में आ गया। तो क्लोरोफिल बीटा बोलिए या बी बोलिए, अल्फा बोलिए या ए बोलिए, जिन भी बच्चों को दिक्कत हो रहा है इसे क्या बोला जाता है, तो मैं बोल रहा हूँ इसे अल्फा बोला जाता है, इसे बीटा बोला जाता है। अल्फा को क्लोरोफिल ए भी बोला जाता है, क्लोरोफिल बीटा को क्लोरोफिल बी भी। अगर पूछेगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का रेशियो कितना होता है, 3 और 1, 3 और 1 के अनुपात में होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। कैरोटीन भी होता है इसमें, कैरोटीन और जेंथोफिल भी होता है। कैरोटीन के अलावा क्या होता है, जेंथोफिल। जेंथोफिल जिस भाग में कैरोटीन ज़्यादा पाया जाएगा उसका रंग नारंगी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नारंगी। जैसे गाजर, गाजर को आपने देखा होगा, तो गाजर नारंगी कलर का भी होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, कैरोटीन। क्वेश्चन पूछे गाजर का रंग नारंगी क्यों हो जाता है, कैरोटीन के वजह से। गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है, कैरोटीन के वजह से। अगर जहां जेंथोफिल पाया जाएगा उसका रंग पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला। तो यह सब क्या है, एक वर्णक है। यह सब क्या है, वर्णक है, रंग देते हैं। जो भी रंग देता है उसे वर्णक बोला जाता है। तो जेंथोफिल, कैरोटीन, जहां कैरोटीन होगा तो कैरोटीन कैसा रंग देगा, जहां जेंथोफिल होगा कैसा रंग देगा, पीला। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी दोनों हरा देता है, लेकिन कोई नीला हरा देता है तो कोई पीला हरा देता है। समझ में आ गया। इतना अब अच्छे से हमने बता दिया आपको। अब देखिए इसके आगे मैंने बताया था कि इसमें क्लोरोफिल में कार्बन
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम के वजह से हरा होता है, नाइट्रोजन के वजह से क्लोरोफिल प्रोटीन का अवशोषण कर पाता है और पेड़ पौधे प्रोटीन ग्रहण कर पाते हैं। समझ में आ गया? नाइट्रोजन के वजह से कोई दिक्कत? तो क्लोरोफिल में कौन कौन सा तत्व? कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम के वजह से क्या होता है? हरा रंग, और नाइट्रोजन के वजह से प्रोटीन संश्लेषण होता है। समझ में आ गया? क्लोरोफिल अल्फा और क्लोरोफिल बीटा का अनुपात क्या होता है? अगर क्वेश्चन घुमा देगा, क्लोरोफिल बीटा और क्लोरोफिल अल्फा का अनुपात क्या होता है? आपके एग्जाम में यह नहीं आएगा क्लास 10th में। अब देखिए यह जो भी अभी पढ़ाई हो रहा है, अब जो क्लोरोफिल के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, इसके बारे में आपको कंपटीशन में भी ज़रूरत है, जानकारी होनी चाहिए। क्लोरोफिल कैरोटीन के वजह से अगर कैरोटीन वाला वर्णक पाया गया तो कैसा रंग हो जाएगा? नारंगी। तो कोई भी अगर नारंगी चीज़ दिख जाए, अगर पूछा जाए कि वह नारंगी रंग किस वजह से है, तो कैरोटीन की वजह से। अगर कोई पीला चीज़ दिख जाए, पीला पेड़ पौधे में का कोई फल पीला दिख जाए तो उसका रंग ज़ैंथोफिल के वजह से। कोई हरा दिख जाए तो उसे क्लोरोफिल, क्योंकि दोनों में हरापन ज़रूर पाया जाता है। समझ में आ गया? तो हरापन क्लोरोफिल के वजह से, नारंगी कैरोटीन के वजह से, और पीलापन ज़ैंथोफिल के वजह से। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोला जाता है। क्लोरोफिल को पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोला जाता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्लोरोफिल को ही बोला जाता है। तो इतना अच्छे से अभी हम लोगों ने पढ़ा। अभी पर पोषण के बारे में पढ़ना बाकी है, तो पर पोषण के बारे में डिटेल से फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पर पोषण में अभी आएगा आपका मृत जीवी पोषण, जो कल थोड़ा सा बताया था कि वैसा पोषण जिसमें वह पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव क्या होता है? मृत जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मृत जीवी पोषण। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव जो होता है दूसरे पर निर्भर रह के भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण। और पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव प्राणी के समान भोजन ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण। समझ में आ गया? इतना मैंने बताया था, डिटेल से अच्छे से कल हम लोग पढ़ेंगे। अब देख लिए, स्वपोषण जो होता है यह दो शब्द से मिलकर बना होता है। ऑटोट्रॉफ, ऑटो प्लस ट्रॉफ से, ऑटोट्रॉफ से मिलकर बना होता है, इसे बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। और पर पोषण को हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। अगर इसे तोड़ेंगे तो हेटेरो पहले आएगा प्लस ट्रॉफ। ध्यान दीजिएगा, ऑटो मतलब होता है स्वतः। जहां भी ऑटो, जैसे ऑटो सेल्फ मतलब खुद के बारे में होता है यह चीज, तो ऑटो मतलब क्या होता है? स्वतः। ऑटो मतलब क्या होता है? मतलब खुद। ट्रॉफ मतलब पोषण। तो वह पोषण जिसमें खुद पोषण किया जाता है, किसी पर निर्भर नहीं रहा जाता है, वह कौन सा पोषण कहलाता है? स्वपोषण, क्योंकि ऑटोट्रॉफ से मिलकर बना है। और हेटेरोट्रॉफ, हेटेरो मतलब होता है भिन्न, हेटेरो मतलब क्या होता है? और ट्रॉफ मतलब क्या होता है? पोषण। तो यानी कि जो जीव जो होते हैं दूसरे पर आश्रित रहते हैं, खुद भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, दूसरे पर आश्रित रह के ग्रहण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ, यानी कि परपोषण। तो इतना अच्छे से हमने बताया। कल परपोषण विस्तार से फिर से देखेंगे। और कोई भी पॉइंट आप ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब पे और क्लास में आपको अलग पढ़ाया जाएगा, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर जितना शेयर करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।